हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्नूपर क्लासेस। गाइस, आज इस वीडियो में हम क्लास 9th का 11th चैप्टर जो कि है रिप्रोडक्शन, हाउ लाइफ कंटिन्यूज, इस चैप्टर के आज हम सभी क्वेश्चन आंसर्स को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस हमें दिए हैं बुक के पेज नंबर 225 के ऊपर रिवाइज, रिफ्लेक्ट एंड रिफाइन के पोर्शन में। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं जो एक बेसिक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन में लिखा है अ फ्लावर्स एंथर आर रिमूव्ड बिफोर इट मैच्योर्स, लेटर पोलन फ्रॉम अनदर प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज इज डस्टेड ऑनटू इट्स स्टिग्मा एंड सीड्स आर प्रोड्यूस्ड, विच प्रोसेस हैज बीन एंश्योर्ड हियर। तो देखो क्या किया हमने, सबसे पहले मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर यानी कि एंथर को रिमूव कर दिया एंड इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन से क्या होगा, वो फ्लावर सेल्फ पोलिनेट नहीं कर पाएगा, यानी खुद ही के स्टिग्मा के साथ वो कभी मेट नहीं कर सकता इस केस में। उसके बाद हमने क्या किया, पोलन ग्रेन किसी अनदर प्लांट के फ्लावर से हमने निकाले एंड उस फ्लावर के अंदर डस्ट कर दिए। डस्ट करने से क्या होगा, जो पोलन है जो अनदर फ्लावर से आए हैं वो उस फ्लावर के स्टिग्मा में एंटर कर जाएंगे एंड कुछ समय के बाद सीड्स का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। एंड इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है, दो डिफरेंट प्लांट्स के डिफरेंट फ्लावर्स को हम आपस में मेट कराते हैं एंड एक न्यू वैरायटी का फ्लावर हम यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इन द करेक्ट ऑर्डर। तो ये जो 4 स्टेजेस हैं ये अनसीक्वेंस्ड फॉर्म में दी हुई है, हमें इसको सिक्वेंशियल ऑर्डर में यहाँ पर अरेंज करना है। तो प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट स्टेज क्या होता है, उसे हम कहते हैं पोलिनेशन। तो पोलिनेशन में क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स है जो एंथर से निकलते हैं वो स्टिग्मा के साथ अटैच होते हैं। हो सकता है ये काम विंड करे, इंसेक्ट्स करें, वाटर करें या फिर किसी तरह का कोई बर्ड टास्क को परफॉर्म करे। अभी सेकंड प्रोसेस में क्या होगा, वो जो पोलन ग्रेन्स यहाँ तक पहुंच चुके हैं, नेक्स्ट स्टेप है उनका ओवरी तक पहुंचने का। तो वही यहाँ पर लिखा है कि पोलन ग्रेन जब लैंड हो जाते हैं स्टिग्मा के ऊपर तो वो एक पोलन ट्यूब बनाना स्टार्ट करते हैं जो ग्रो डाउन करता है थ्रू द स्टाइल इनटू द ओवरी। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, स्टाइल, एंड इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, ओवरी। तो यहाँ पर क्या होगा, पोलन ग्रेन्स है वो ओवरी तक जाने के लिए अपना एक रास्ता बनाना स्टार्ट करेंगे। थर्ड स्टेज में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन में क्या है, द मेल गैमीट यानी कि स्पर्म सेल ट्रेवल करता है थ्रू द पोलन ट्यूब एंड फ्यूज करता है एग सेल से यानी कि एक फीमेल गैमीट से इनसाइड द ओव्यूल। ओव्यूल क्या है, ये सेंटर पोर्शन ऑफ द ओवरी। हमारा लास्ट स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, यानी जाइगोट का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। कब होगा, जब एग सेल एंड स्पर्म सेल आपस में फ्यूज कर देते हैं। फ्यूज करने के बाद लेटर क्या बनेंगे, वो एम्ब्रियो बनाएंगे एंड इस तरह से एक सीड का जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, पोलिनेशन। सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या है, पोलन जर्मिनेशन ऑन स्टिग्मा। उसके बाद है हमारे पास फर्टिलाइजेशन एंड लास्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन एक असर्शन रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें असर्शन दिया है द जाइगोट फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इमीडिएटली अटैचेस टू द यूट्रस वॉल। देखो यूट्रस वॉल क्या होता है, फीमेल जेनिटल एरिया में ये जो आप रीजन देख रहे हैं ना, इसे हम कहते हैं यूट्रस वॉल। तो क्वेश्चन में पूछा है जैसे ही जाइगोट बनता है क्या वो डायरेक्टली इस यूट्रस वॉल से अटैच हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं। देखिए सबसे पहले जाइगोट जो है माइटोटिकली रैपिडली सेल को डिवाइड करता है एंड एक स्टेज आती है जिसे हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। तो इस ब्लास्टोसिस्ट स्टेज के बाद ये जो है यूट्रस वॉल के साथ अटैच होता है। तो जहां पर ये जो वर्ड इमीडिएटली लिखा है इस कारण से ये जो असर्शन है यहाँ पर रोग हो जाता है। रीजन क्या दिया है, द यूट्रस वॉल इज ऑलवेज प्रिपेयर टू रिसीव द जाइगोट। बिल्कुल सही। देखिए ये जो यूट्रस वॉल है ना, ये थिक होती है एंड रिच होती है ब्लड वेसल से, जिस कारण से जब भी जाइगोट यहाँ पर अटैच होता है, जब भी ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पर अटैच होगा तो वो उसको बहुत ही अच्छे से न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकता है। यानी कि हमारे पास यहाँ असर्शन रॉन्ग है, वेयर एज रीजन इज ट्रू। हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, why does asexual reproduction produces offsprings that are genetically identical to the parents। देखो आइडेंटिकल का क्या मतलब है, एक जैसे दिखने वाले, यानी कि पेरेंट्स जैसा ही दिखने वाला उनका ऑफस्प्रिंग्स। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट्स जैसे ऑफस्प्रिंग्स क्यों देखने को मिलते हैं, तो इसके मेजरली 3 रीजन है। सबसे पहला रीजन क्या है, ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व। देखो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें एक मेल पार्टनर एंड एक फीमेल पार्टनर इन्वॉल्व होते हैं, वहीं पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली सिंगल पार्टनर जो है वो ऑफस्प्रिंग को यहाँ पर प्रोड्यूस करता है। यानी इन asexual reproduction a single parent produces offspring, there is no mixing of genetic material from two different individuals।
सेकंड रीजन क्या है, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किस पर बेस्ड होती है, माइटोसिस के ऊपर। माइटोसिस का क्या मतलब है, एक्टिवली सेल को यहाँ पर डिवाइड किया जाता है बिना किसी भी क्रोमोसोम को हाव किए। तो द सेंट्रल प्रोसेस इज माइटोसिस, अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन वेयर पेरेंट सेल डिवाइड्स टू प्रोड्यूस टू डॉटर सेल्स ईच विद एग्जैक्ट नंबर एंड टाइप ऑफ क्रोमोसोम। यानी कि यहाँ पर क्रोमोसोम्स की कोई भी शफलिंग नहीं होती, कोई रीकॉम्बिनेशन नहीं होता। एंड जब शफलिंग नहीं होगी, रीकॉम्बिनेशन नहीं होगा, तो नए तरह का ऑफस्प्रिंग्स बनने का भी कोई चांस नहीं है। थर्ड रीजन क्या है, नो गैमीट और फर्टिलाइजेशन। गैमीट्स और फर्टिलाइजेशन कब बनते हैं, जब एक एग सेल एंड स्पर्म सेल आपस में फ्यूज होते हैं। तो यहाँ पर तो कोई एग सेल नहीं है, कोई यहाँ पर स्पर्म सेल नहीं है, तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई फ्यूजन नहीं होगा, यानी किसी भी तरह के यहाँ पर फर्टिलाइजेशन या गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगी। एवरी न्यू सेल इज एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट्स डीएनए सेल। इस कारण से जो पेरेंट्स जैसे ही ऑफस्प्रिंग्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलते हैं। इसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन बाय मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, एक रीअकरिंग प्रोसेस है, यानी बार बार होने वाला प्रोसेस है जो अराउंड एंड अराउंड 28 डेज के बाद खुद को रिपीट करता है। इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, सबसे पहले ओव्यूलेशन स्टेज, यानी कि ओवरी जो है एक एग सेल को यहाँ पर प्रोड्यूस करती है। सेकेंडली क्या होता है, थिकनिंग होती है ऑफ यूट्राइन लाइनिंग। एंड अगर फर्टिलाइजेशन अकर नहीं करती है तो यही जो यूट्राइन लाइनिंग जो है ये शेड हो जाती है मेंस्ट्रुअल ब्लड के फॉर्म में। तो प्रेगनेंसी में क्या एक्सेप्शन होती है, प्रेगनेंसी में जो है फर्टिलाइजेशन अकर होती है, यानी कि एग सेल एंड स्पर्म सेल आपस में मीट करके एक जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, जो आफ्टर डिवीजन इसी यूट्राइन लाइनिंग के साथ अटैच हो जाता है। एंड क्योंकि अब ये यूज हो रही है, यानी यूट्राइन लाइनिंग के साथ एक एम्ब्रियो जो है वो अटैच्ड है, तो ये जो है शेड नहीं होती है। सो ये तो हो गया फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन क्या है, हार्मोनल चेंजेस। तो इम्प्लांटेशन के बाद बॉडी एक हार्मोन को रिलीज करते हैं जिसे हम कहते हैं HCG हार्मोन, यानी ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपियम हार्मोन, जो सिग्नल देता है ओवरीज को टू स्टॉप रिलीजिंग न्यू एग्स। तो क्योंकि नए एग्स नहीं बनेंगे तो ना तो वो बनेंगे, ना वो ओव्यूलेशन स्टेज तक पहुंचेंगे, एंड ना ही जो है वो शेड होंगे। तो ये तो सेकेंड रीजन हो गया। थर्ड रीजन क्या है, यूट्राइन लाइनिंग इज मेंटेन्ड। द थिकन्ड blood vessel rich uterine lining is maintained throughout the pregnancy to nourish the growing embryo or fetus. Since it is not shed, so menstruation does not occur. तो ये मैं आपको लास्ट स्लाइड में ये बताया कि जो यूट्राइन लाइनिंग है ये खुद को ब्लड वेसल से भर के रखती है, सो दैट जो एम्ब्रियो है, जो फीटस है, उसको अच्छे तरह से न्यूट्रिशन मिलता रहे। तो क्योंकि ये जो है यूज की जा रही है, एक हार्मोन भी रिलीज हो रहा है एंड खुद को ये मेंटेन भी कर रही है, इस कारण से यहाँ पर किसी भी तरह का ब्लीडिंग या फिर हम कहें मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पर परफॉर्म नहीं होता है। सो देयरफॉर द प्रेगनेंसी देयर इज नो ओव्यूलेशन एंड द यूट्राइन लाइनिंग इज नॉट शेड, सो द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स। एंड आफ्टर प्रेगनेंसी ये फिर से कंटिन्यू हो जाता है, रिपीटिंग इट्स प्रोसेस। आगे हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाई आर फ्लावर्स दैट ब्लूम एट नाइट व्हाइट और लाइट इन कलर एज कंपेयर टू फ्लावर्स दैट ब्लूम ड्यूरिंग द डे। तो इसका रीजन छुपा है स्ट्रेटजी ऑफ पोलिनेशन में। देखो फ्लावर्स को क्या चाहिए कि डिफरेंट तरह के इंसेक्ट्स एनिमल्स आके उनको पोलिनेट कर सकें, यानी उनसे पोलन ग्रेन्स लेकर किसी और फ्लावर के स्टिग्मा तक उनको पहुंचा सके। अभी नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स में क्या स्पेशलिटी है, नाइट ब्लूमिंग फ्लावर जो है जनरली वाइट एंड पेल कलर के होते हैं, जिससे क्या होता है बहुत ही स्मॉल लाइट ऑफ मूनलाइट को भी वो इजीली रिफ्लेक्ट करते हैं। रिफ्लेक्ट करने से क्या होता है कि जो मोथ्स हैं, जो बैट्स हैं, मोथ्स, बैट्स एंड सम बीटल्स, वो दूर से उनको विजिबल हो जाता है कि हाँ वहाँ पर कोई ना कोई फ्लावर है, एंड वो अट्रैक्ट होकर वहाँ पर चले जाते हैं। फर्दर हमें पता है कि उनके साथ जो है कई तरह के पोलन ग्रेन्स उनके साथ अटैच हो जाते हैं एंड डिफरेंट फ्लावर्स में जाके वो खुद को डिटैच कर लेते हैं। सो ये तो हो गया ब्लूमिंग का, जो नाइट ब्लूमिंग है। वहीं पर जो डे ब्लूमिंग फ्लावर्स है वो ब्राइट कलर की है। रीजन क्या है, रीजन फिर से वही है, सो दैट वो बीज, बटरफ्लाइज एंड बर्ड्स को अट्रैक्ट कर पाए ड्यूरिंग द डे टाइम। तो इसी कारण से ये जो है अट्रैक्शन का यहाँ पर प्रिंसिपल चलता है। एडिशनल फैक्टर क्या है, फ्रेगनेंस। नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स के पास एक ज़्यादा फ्रेगनेंस होती है, ज़्यादा सेंट होती है, सो दैट वो डार्कनेस में भी खुद को बाकियों से अलग बना सके, खुद को अट्रैक्ट करवा सके। आगे हमारा सेवंथ क्वेश्चन है, why do vegetatively propagated plants tend to be more vulnerable to diseases than sexually reproduced plants? देखो जो प्लांट्स वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एग्जांपल क्या है इसका, ग्राफ्टिंग, कटिंग, टिश्यू कल्चर, इन सब से जो प्रोड्यूस होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट्स में।
जिससे क्या होता है, उनकी डिसीज की वर्नेबिलिटी यानी डिसीज होने के चांसेस जो है बहुत बढ़ जाते हैं। इसके भी 3 मेजर रीजन हैं। सबसे पहला रीजन क्या है, नो जेनेटिक वेरिएशन। देखो, सिंस ऑल प्लांट्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, तो जो डिसीजेज उनके पेरेंट प्लांट को थे एज इट इज वही डिसीज जो है उनके ऑफस्प्रिंग्स पर आ जाएंगे। एंड धीरे धीरे करते करते ये इतना सीवियर हो जाएगा कि आफ्टर ऑल एक पूरा स्पीसी ही जो है उस टाइप में खत्म हो जाता है। सो सबसे पहला ये रीजन हो गया। सेकंड रीजन क्या है, नो न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको लास्ट टाइम भी बताया था, सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, यानी कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है जीन्स का, किसी तरह का कोई क्रोमोसोम्स का यहाँ पर रीशफलिंग नहीं होता है। सो सेक्सुअल रिप्रोड्यूस प्लांट्स ऑफस्प्रिंग विद न्यू जीन कॉम्बिनेशन थ्रू मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन। Some of these combination may confer resistance to new disease. Vegetative propagated plants miss out this advantage. देखो, जो सेक्सुअली करते हैं वो तो मियोसिस के थ्रू करते हैं, जिससे उनके में एक कंसिस्टेंस आ जाता है, एक न्यू तरह का कॉम्बिनेशन आ जाता है। हो सकता है एक पेड़ किसी चीज में वीक हो, दूसरा पेड़ उसको डिसोल्व कर दे। वहीं पर वेजिटेटिव प्रोपेगेटेड प्लांट्स, क्योंकि उनमें किसी भी तरह का मियोसिस नहीं होता है, ओनली माइटोटिक डिवीजन होता है, इस कारण से वो यहाँ पर सफर करते हैं, एक डिसएडवांटेज है उनके लिए। थर्ड रीजन क्या है, डिसीज कैन स्प्रेड रैपिडली। इफ वन प्लांट ए जेनेटिकली यूनिफॉर्म क्रॉप इज इन्फेक्टेड, the pathogen can easily spread to all the plants. Since all the plants have same susceptibility, there are resistant individuals to slow the spread. तो वही उन्होंने बताया कि अगर एक प्लांट को डिसीज हो गया तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि वहां पर लगने वाले सभी क्रॉप्स को सेम डिसीज हो जाएगा, बिकॉज वो सभी एक ही पेरेंट से जनरेट हुए हैं। आगे हमारा 8th क्वेश्चन है, इफ ऑल फ्लावर्स इन अ टाइप ऑफ प्लांट वर कैपेबल ऑफ सेल्फ पोलिनेशन, how would it affect the genetic diversity over several generations? Explain. तो क्वेश्चन में क्या कहा है, अगर कोई प्लांट है, एक फ्लावर है, वो रैपिडली सेल्फ पोलिनेट कर रहा है, यानी खुद ही के एंथर से आने वाले पोलन्स उसी के स्टिग्मा के साथ अटैच हो रहे हैं, तो ओवर जनरेशंस उसमें क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा वो हमें इस क्वेश्चन में बताना है। देखो, आंसर में क्या कहा है, इफ ऑल फ्लावर्स इन प्लांट स्पीसीज कुड ओनली परफॉर्म सेल्फ पोलिनेशन, यानी पोलन फ्रॉम सेम फ्लावर्स और सेम प्लांट फर्टिलाइजेज द एग, it would have significant negative effects on genetic diversity over generation। आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव इफेक्ट होगा। क्यों होगा? बिकॉज जेनेटिक डाइवर्सिटी आएगी ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप हो, आपके पास अपने पेरेंट्स यानी अपने मदर एंड फादर की कुछ कुछ करेक्टरिस्टिक्स आप में ऐड है, जिस कारण से आप जेनेटिकली उनसे वेरी हो, डिफरेंट हो, आप देखने में भी, स्वभाव में भी, चाहे कोई भी बात करें, कॉग्निशन में, हर एक बात में। वहीं पर अगर एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता तो उसमें किसी तरह की जेनेटिक डाइवर्सिटी आती ही नहीं, वो तो बिल्कुल सेम होते आपस में देखने में। तो वही लिखा है यहाँ पर। सबसे पहला इसमें नेगेटिव इफेक्ट क्या आएगा, रिड्यूस जेनेटिक वेरिएशन। इन सेल्फ पोलिनेशन नो न्यू जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम अनदर इंडिविजुअल एंटर्स जेनेटिक पूल। इससे क्या होगा, द ऑफस्प्रिंग इनहेरिट जेनेटिक मटेरियल ओनली फ्रॉम वन पेरेंट। तो विद टाइम ओवर जनरेशंस क्या होने वाला है, द पॉपुलेशन बिकम्स जेनेटिकली मोर एंड मोर यूनिफॉर्म, यानी एक जैसे देखने में। फॉर एग्जांपल, इसे आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल एक जैसे आइडेंटिकल दिख रहे हैं आपस में सभी फ्लावर्स। सेकंड क्या है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन का क्या मतलब है कि रिपीटेड सेल्फ पोलिनेशन ओवर जनरेशंस कोजिंग इन ब्रीडिंग, यानी खुद ही में आपस में ब्रीड कर जा रहे हैं। दिस इंक्रीजेस द चांस दैट ऑफस्प्रिंग विल रिसीव 2 कॉपीज ऑफ सेम हार्मफुल रिसेसिव जीन्स, वन फ्रॉम ईच पेरेंट, potentially expressing genetic disorders or weakness. This is called inbreeding depression and lead to weaker and less fit plants. तो होगा क्या, अगर ये प्लांट में किसी तरह का कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो इससे आने वाला जो मेल पार्ट है, यानी कि इसके आने वाला जो पोलन है प्लस इसके अंदर जो एग पार्ट है, ये दोनों में ही वो प्रॉब्लम होगी, यानी इसमें भी कुछ नेगेटिव है, इसमें भी कुछ नेगेटिव है, तो इनके जो ऑफस्प्रिंग्स होगी उनके पास इसी नेगेटिवनेस की 2 कॉपीज होगी। इसके बाद जो आने वाले हैं इनके पास इस नेगेटिव की 4 कॉपीज बन जाएंगी, इसके बाद आने वाले के 8 कॉपीज बन जाएंगी। तो यानी होगा क्या, विद कोर्स ऑफ टाइम ये इन ब्रीडिंग डिप्रेशन में चले जाएंगे, यानी कि इन ब्रीड करने के कारण उनमें बहुत ही ज्यादा वीकनेस एंड लेस फिटनेस शो होने लगेगी। थर्ड पॉइंट क्या है इसमें, रिड्यूस्ड एडेप्टेबिलिटी। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी इज raw material for evolution and adaptability. A genetically uniform population has limited range of traits. If the environment changes, कोई न्यू डिसीज आता है, क्लाइमेट शिफ्ट होता है, न्यू पेस्ट बनता है, the entire population may lack the variation need to survive. This could lead to extinction. तो देखो, अडेप्ट करना हमारे ह्यूमंस में एंड हर एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए बहुत नेसेसिटी है। अडेप्ट पर्सन कैसे करता है, जैसे जैसे उसमें नए तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करने की ताकत आती है। तो अगर वो ताकत ही नहीं रहेगी, सेम जो है सेल्फ पोलिनेट करते रहेंगे, तो यहाँ पर अडेप्टेबिलिटी भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी।
No new trait combination. Sexual reproduction with cross pollination creates new combination of characters through meiosis and fertilization. वहीं पर अगर self pollination की बात करें, these new combinations are not generated and evolution slows down dramatically. तो किसी तरह का कोई भी यहाँ पर माइयोसिस जैसे प्रोसेस नहीं होते हैं, ओनली माइटोटिकली डिवाइड करते हैं, जिस कारण से वेरिएशन यहाँ पर नहीं आने वाली है। यहाँ पर आप देखो सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पर वेरिएशंस कितनी आ रही हैं, तो यहाँ पर वेरिएशंस किसी भी तरह की प्रेजेंट नहीं है। शॉर्ट टर्म एडवांटेज, लॉन्ग टर्म रिस्क। तो शॉर्ट टर्म एडवांटेज क्या है कि सेल्फ पोलिनेशन कैन एडवांटेजेस इन शॉर्ट टाइम, बट ओवर द जनरेशंस द लैक ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी मेक्स द स्पीसीज हाईली वर्नरेबल। तो इससे होगा क्या, एडवांटेज क्या है शॉर्ट टाइम में, देखो शॉर्ट टाइम में बहुत जल्दी से ये पोलिनेट करना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी जाना कितना दूर है, देखो यहाँ से जो है पोलन गैस निकले, यहीं पर तो स्टिग्मा के साथ अटैच हो जाना है, यानी पोलिनेशन बहुत ही फास्ट रेट में होगी। बट विद फर्दर टाइम जो है ये रिस्क में होंगे, बिकॉज इनके पास कुछ डिसीज को लड़ने की ताकत नहीं होगी। इसके बाद इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में कहा है, अ फार्मर वांट्स टू प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स क्विकली, सजेस्ट सूटेबल रिप्रोडक्शन मेथड्स एंड एक्सप्लेन व्हाई आर दे इफेक्टिव। तो बहुत ही जल्दी से वो आइडेंटिकल प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करना चाहता है, यानी वेजिटेटिव या फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को यहाँ पर परफॉर्म करने वाला है। तो उसके लिए कौन कौन से मेथड्स है, सबसे पहला मेथड है कटिंग। कटिंग में हम क्या करते हैं, अ स्टेम कटिंग फ्रॉम द पेरेंट प्लांट इज प्लेस्ड इन द सॉइल। The cutting grows roots and develops into new plant with same genetic material. अब ये effective क्यों है, बिकॉज ये सिंपल है, फास्ट है एंड produces a plant identical to the parent। कहाँ पर यूज किया जाता है, रोजेज में, शुगर केन में आपने इजीली देखा होगा, एंड मनी प्लांट्स एक्सेट्रा में यहाँ पर ये प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। सेकेंड मेथड क्या है, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में हम क्या करते हैं, अ स्टेम पीस जिसे हम स्काइन कहते हैं फ्रॉम अ डिजायर्ड प्लांट इज ज्वाइंट ऑन टू द रूटेड स्टेम, जिसे हम रूट स्टॉक कहते हैं ऑफ अनदर प्लांट। यानी इस ये जो स्टेम का पीस है इसे हम इस रूट के साथ अटैच कर रहे हैं, उसको किसी भी तरह के धागे के साथ हम उसको बांध रहे हैं। 2 पार्ट्स यूनाइट एंड ग्रो एज अ वन प्लांट। तो ये इफेक्टिव क्यों है, बिकॉज इट प्रिजर्व्स द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी टेस्ट है, यील्ड है ऑफ द पेरेंट। कहाँ पर यूज किया जाता है, मैंगोज में, एप्पल्स में एंड सिट्रस फ्रूट में। तो होगा क्या, जब ये ज्वाइन हो जाएंगे तो कुछ समय के बाद ये जो स्टेम है इस रूट के साथ अडेप्ट हो जाएगा एंड स्टार्ट हो जाएगा ग्रो करना। इसके बाद हमारा थर्ड मेथड है लेयरिंग। लेयरिंग में हम क्या करते हैं, अ ब्रांच ऑफ पेरेंट प्लांट इज बेंट एंड द मिडल पोर्शन इज बरीड इन सोइल, इट डेवलप्स रूट्स व्हाइल इट अटैचेस, देन इट्स कट एंड ग्रोन इंडिपेंडेंटली। तो क्या करने वाले हैं, हम इसका एक पार्ट जो है उसको बेंड करने वाले हैं एंड उसको ज़मीन के अंदर गाड़ देंगे। गाड़ने के बाद क्या होगा, ये जो शूट है ये ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगी, साथ साथ इसमें जो है रूट्स की डेवलपमेंट होना भी स्टार्ट हो जाएगी। विद कोर्स ऑफ टाइम ये जो है 1 and 2 दो प्लांट्स में फॉर्म हो जाएंगे। अब ये इफेक्टिव क्यों है, द न्यू प्लांट डेवलप्स while still receiving nutrition from the parent, making the survival very high। तो ये तो अपने आप से न्यूट्रिशन ले ही रहा है सॉइल से, साथ ही साथ ये जो पार्ट है ये भी उसको न्यूट्रिशन दे रहा है। फोर्थ एंड मोस्ट एडवांस्ड मेथड क्या है, टिश्यू कल्चर। मोस्ट इफेक्टिव है, मोस्ट एडवांस्ड मेथड है। इस प्रोसेस में क्या करना है, द स्मॉल पीसेस ऑफ प्लांट टिश्यू फ्रॉम द शूट टिप एपिकल मेरिस्टेम, इनको जो टॉप का रीजन होता है, ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, जो इसका मतलब आउटर रीजन होता है, उसको हम कट करते हैं एंड प्लेस करते हैं इन अ स्टेराइल न्यूट्रिएंट मीडियम इन अ लेबोरेटरी। तो ये लेबोरेटरी बेस्ड प्रोडक्ट है। हंड्रेड्स ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांटलेट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। तो इससे होगा क्या, ये जो एक सिंगल आपने जो एपिकल शूट जो है इसको कट करके रखा है ना, ये रैपिडली डिवाइड करेगा एंड कई सारे पेरेंट प्लांट जैसे आइडेंटिकल ट्रीज बना देगा। तो ये इफेक्टिव क्यों है, बिकॉज इट रिप्रोड्यूसेस थाउजेंड्स ऑफ क्लोन्स वेरी क्विकली year round in a small space and plants are disease free. This has evolutionized farming especially for banana culture। तो बनाना कल्चर में ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहा है। अभी इसमें होगा क्या, इसको हम कट करने वाले हैं, उसको हम प्लेस कर देंगे टिश्यू कल्चर में एंड उसको ग्रो होने का मौका देंगे। आफ्टर सम टाइम जब ये छोटे छोटे प्लांटलेट्स बन जाएंगे देन हम उसको अलग अलग जो है पोर्ट्स में या फिर सॉइल में उसको गाड़ देंगे। तो ये था टिश्यू कल्चर। आगे हमारा 10th क्वेश्चन है, Suresh prepares slides with pollen grains in different sugar concentrations 0%, 2.5%, 5%, 7.5% and 10% to study the germination of pollen. What are the different hypotheses which can be tested during this setup? सबसे पहले hypothesis वो क्या लगाएगा, pollen germination rate।
पोलन जर्मिनेशन रेट का क्या मतलब है कि कोई भी पोलन ग्रेन कितने परसेंट उसके चांस है, कितने रेट चांसेस है कि वो पोलन ट्यूब को यहाँ पर डेवलप करेगा, एंड उस पोलन ट्यूब की क्या क्वालिटी रहने वाली है, इसे हम काउंट करते हैं इन पोलन जर्मिनेशन रेट। पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब को कैसे बनाएगा, कितना इफेक्टिव बनाएगा, कितना अच्छे से बनाएगा, उसे हम कहेंगे पोलन जर्मिनेशन रेट। It varies with different sugar concentration. That is, some concentration is better than other for the germination. सेकेंड हाइपोथेसिस क्या है? देयर इज एन ऑप्टिमल शुगर कॉन्सेंट्रेशन। कोई तो एक ऐसी कॉन्सेंट्रेशन होगी जहां पर पोलन ग्रेन की जर्मिनेशन सबसे मैक्सिमम है। थर्ड हाइपोथेसिस क्या है? वेरी हाई और वेरी लो शुगर कॉन्सेंट्रेशन इनहिबिट्स पोलन जर्मिनेशन, यानी ना तो उसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट चाहिए ना बिल्कुल ही कम न्यूट्रिएंट चाहिए। तो ये जो आप सेंटर पोर्शन देख रहे हैं, यानी कि 5% शुगर कॉन्सेंट्रेशन इज द बेस्ट फॉर द पोलन ग्रेन जर्मिनेशन। फोर्थ एंड लास्ट हाइपोथेसिस क्या है? पोलन ट्यूब लेंथ ग्रोथ रेट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस एज द शुगर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस। तो होगा क्या कि यहाँ पर जो रेट है, जो उसका पोलन जर्मिनेशन रेट है, वो मैक्सिमम कहाँ पर होगा? 5% में। कम में जाएंगे तब भी उसका रेट कम हो जाएगा, अगर ज़्यादा करेंगे तब भी उसका रेट कम हो जाएगा, यानी उसका मैक्सिमम रेट कहाँ पर प्रेजेंट होगा? एट 5% शुगर कॉन्सेंट्रेशन। अभी सेकंड पार्ट में क्या कहा है? व्हाट पैरामीटर्स शुड बी केप्ट सेम इन दिस सेटअप। तो कौन कौन से पैरामीटर्स तो सेम रखना है? सबसे पहले तो टाइप ऑफ पोलन जूस, वो हमें सेम स्पीसीज का, सेम फ्लावर्स का कलेक्ट करना है विद सेम टाइम। सेकेंडली द अमाउंट एंड वॉल्यूम ऑफ पोलन ग्रेन, वो हर एक स्लाइड में क्या होना चाहिए? सेम होने चाहिए। टेम्परेचर सेम होना चाहिए। ह्यूमिडिटी यानी मॉइस्चर का कंटेंट भी वहाँ पर एनवायरनमेंट में सेम होना चाहिए। टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितना टाइम आपने एक पोलन ग्रेन को देखने में लगाया है उतना ही सेम टाइम आपको सभी स्लाइड्स में लगाना है। द टाइप ऑफ शुगर सोल्यूशन यूज, यानी कि सुक्रोज यूज़ किया है, ग्लूकोज यूज़ किया है, आपने जो भी यहाँ पर फ्रक्टोज यूज़ किया है उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सेम होनी चाहिए हर एक कॉन्सेप्ट में। आगे है द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ईच स्लाइड, तो वॉल्यूम जो है हर एक स्लाइड में सेम होना चाहिए। आगे है लाइटिंग कंडीशंस, सभी तरह के लाइटिंग कंडीशंस हर एक केस में क्या होनी चाहिए? सेम हो जाए, तभी हम बेस्ट रिजल्ट्स को यहाँ पर निकाल सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं टू द 11th क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में कहा है लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड थिंक इन लाइन विद गिवन प्रॉम्प्ट्स एंड फाइंड आउट विच टाइप ऑफ पोलिनेशन माइट हैव बीन फॉलोड इन दिस फ्लावर। तो पहली ऑब्जर्वेशन क्या है? स्टेमन कवर द स्टिग्मा। स्टेमन यानी कि जो मेल पार्ट है, स्टेमन क्या होता है? जो पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करता है, यानी कि मेल पार्ट है, वो कवर कर रहा है स्टिग्मा को, यानी कि फीमेल पार्ट को। तो कवर करके रखा है, तो कौन सी पोलिनेशन होगी इस केस में? सेल्फ पोलिनेशन होगी। रीजन क्या है? सिंस स्टेमन जो मेल पार्ट है फिजिकली सराउंड करता है एंड कवर करता है टू द फीमेल पार्ट यानी स्टिग्मा को, सो पोलन कैन वेरी इजिली फॉल डायरेक्टली इनसाइड द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। दिस स्ट्रॉन्गली फेवर्स द सेल्फ पोलिनेशन, जिसे हम ऑटोगैमी भी कहते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल दी गई है वीट की। सो फ्लावर्स ओपन आफ्टर पोलिनेशन, तो देखो पोलिनेशन होने के बाद वो ओपन हो रहे हैं, तो आप खुद से ही अज्यूम कर सकते हैं कौन सी पोलिनेशन होगी इस केस में भी? सेल्फ पोलिनेशन। देखो वीट फ्लावर्स डू नॉट ओपन बिफोर पोलिनेशन, द एंथर रिमेन्स इनसाइड एंड रिलीज पोलन ओनली व्हेन द वीट फ्लोरेस्ट ओपन आफ्टर द पोलिनेशन। तो इससे होगा क्या? जब पोलिनेशन होने वाला है उससे पहले जो वीट के जो भी पोलन ग्रेन्स हैं वो उसी के फ्लावर के स्टिग्मा से अटैच हो जाएंगे। आफ्टर पोलिनेशन जब वो, यानी कि जब वो पोलन जो है ओवरी तक पहुंच जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, उसके बाद वो फ्लावर जो है खिलना स्टार्ट होंगे। तो इससे क्या हो रहा है? सेल्फ पोलिनेशन। थर्ड एग्जांपल हमारे पास पपाया। तो कहा है मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर ऑफन बोर्न ऑन डिफरेंट पपाया ट्रीज। तो मेल एंड फीमेल जो है डिफरेंट पपाया ट्रीज में हमारे पास प्रेजेंट है। तो ऑब्वियसली बात है, जहां पर वर्ड डिफरेंट आ गया वहां से हम क्या अज्यूम कर सकते हैं? क्रॉस पोलिनेशन यानी कि डायोसी। तो पपाया इज अ डायोशियस प्लांट, यानी कि इसमें मेल एंड फीमेल फ्लावर जो है डिफरेंट ट्रीज में प्रेजेंट होते हैं, एक ट्री में नहीं, डिफरेंट ट्रीज में। सिंस मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर ऑन द डिफरेंट प्लांट्स, pollination must have occurred through the transfer of pollen from male flower to the female flower on another plant। तो इसके लिए क्या रिक्वायर है? एक एक्सटर्नल पोलिनेटिंग एजेंट, यानी हो सकता है इंसेक्ट हो, विंड हो, या फिर किसी ह्यूमन की हेल्प हो। तो इससे क्या इंश्योर होता है? इससे इंश्योर होता है क्रॉस पोलिनेशन, यानी कि दो अलग अलग प्लांट्स के दो अलग अलग फ्लावर जो है आपस में फ्यूज कर रही हैं। इसके बाद हमारा 12th क्वेश्चन देखने में काफी बड़ा है, मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझा देता हूँ इस क्वेश्चन में है क्या। तो इस क्वेश्चन में हम एप्पल कल्टीवेशन को यहाँ पर करने वाले हैं। हमारे पास दो सिनेरियोस है। सबसे पहला सिनेरियो है सीन ए, दूसरा सिनेरियो है सीन बी। सिनेरियो ए में हम नेचुरल पोलिनेशन को कंडक्ट कराएंगे, यानी हवा से, पानी से, विंड से हम इसमें
पोलिनेशन को कंडक्ट कराने वाले हैं। वहीं पर सेकंड केस में हम एक बी कॉलोनी को इंट्रोड्यूस करेंगे, यानी कि हनी बीज के थ्रू हम पोलिनेशन को कंडक्ट कराएंगे। हमें देखना है इन दोनों ही सिनेरियोज में कितने परसेंट जो फ्रूट सेट हो रहे हैं, यानी अच्छे से राइप हो रहे हैं, एंड कितने परसेंट जो फ्रूट्स ऐसे हैं जो अच्छे से राइप नहीं हो रहे, उससे पहले जो है ड्रॉप हो रहे हैं, या किसी तरह का उनको डिसीजेज है। देखिए ग्राफ के थ्रू हम क्या देख पा रहे हैं कि जो नेचुरली पोलिनेशन है, यानी कि हवा से पानी से जो पोलिनेशन हो रहा है, उसमें से 25 अराउंड 25% जो है फ्रूट्स अच्छे से राइप हो रहे हैं। वहीं पर जो 35% है वो ड्रॉप हो रहा है, यानी कि प्री मैच्योर जो है फॉलिंग हो रही है, यानी अच्छे से प्रोडक्शन नहीं हो रही। वहीं पर जो सेकंड केस है, यहाँ पर हमने बी हाइव को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, वहां पर 40% यानी इससे 15% ज़्यादा जो है फ्रूट्स अच्छे से राइप हो रहे हैं, एंड बहुत ही कम अराउंड 7% जो है फ्रूट्स यहाँ पर ड्रॉप हो रहे हैं। यानी हम इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं जब हमने बी कॉलोनी को इंट्रोड्यूस किया तो हमारा रेट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया एंड रेट ऑफ फॉलिंग यहाँ पर रिड्यूस हो गया, यानी कि वो एक अच्छा एंड पॉजिटिव पॉइंट है। अभी क्वेश्चन में क्या कहा है, व्हाट आर द हाइपोथेसिस द रिसर्चर फार्मर्स ग्रुप has thought of this investigation। तो पहला हाइपोथेसिस क्या है, adding a honey bee colony to apple orchards increases the rate of pollination which in turn increases the fruit set percentage। सेकेंड हाइपोथेसिस क्या है, बेटर पोलिनेशन होने वाला है थ्रू द bees reduces premature drop falling because well fertilized fruits develop more completely। थर्ड हाइपोथेसिस क्या है, मिक्स्ड फार्मिंग विद बी हाइव्स can compensate the declining population of natural pollinators in the region and improve the apple yield। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, what are the different parameters in this experiment। तो तीन पैरामीटर्स है। सबसे पहले तो है इंडिपेंडेंट पैरामीटर, यानी हमने देखा है कौन कौन सी चीजें चेंज हो रही हैं। तो चेंज क्या हुआ है, पहले में नेचुरल था, सेकंड में मिक्स्ड फार्मिंग आ गई, यानी कि बीज के साथ हम फार्मिंग कर रहे हैं। सेकंड क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी हम क्या मेजर करना चाहते हैं, हमने मेजर करना चाहते हैं कि कितने परसेंट फ्रूट जो है वो सेट हुए हैं एंड कितने परसेंट फ्रूट ड्रॉप हुए हैं। थर्ड क्या है, कंट्रोल्ड वेरिएबल, जिसे हमने बिल्कुल सेम रखा है, यानी एप्पल की वैरायटी को, लोकेशन को, टाइम को, साइज ऑफ आर्केड एंड केयर एंड इरिगेशन प्रैक्टिस को हमने यहाँ पर सेम रखा है। कुछ हमने चेंज किया है, कुछ को हमने मेजर करना है एंड कुछ को हमने सेम करना है। इन तीनों ही पैरामीटर्स को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। थर्ड है कंपेयर एंड एनालिसिस द डाटा ऑफ टू एक्सपेरिमेंट्स ऑर्किड्स प्लेस ए एंड प्लेस बी इन टर्म्स ऑफ हाई यील्ड ऑफ एप्पल फ्रूट। तो देखो प्लेस बी जहाँ पर हमने बी कॉलोनी को रखा था, शो सिग्निफिकेंट हायर फ्रूट सेट परसेंटेज एज कंपेयर टू प्लेस ए। दिस मीन्स मोर फ्लावर सक्सेसफुली कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट्स वेयर बीज आर प्रेजेंट। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है, प्लेस बी शोज सिग्निफिकेंटली लोअर ड्रॉप रेट्स ऑफ फ्रूट्स कंपेयर टू प्लेस ए। तो यहाँ पर when fruits are properly pollinated and fertilized they develop fully and do not fall prematurely। थर्ड ऑब्जर्वेशन एनालिसिस क्या है हमारा, कि प्लेस ए हैज लो फ्रूट सेट एंड हाई फ्रूट ड्रॉप। हमने यहाँ पर ग्राफ में भी देखा फ्रूट सेट उसमें क्या है, लो है, एंड ड्रॉप जो है वो हाई है, रिफ्लेक्टिंग द प्रॉब्लम ऑफ इनसफिशिएंट पोलिनेटर्स इन द वाइल्ड हिमालयन हैबिटेट। लास्ट है बेस्ड ऑन द एनालिसिस व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द डाटा। सो हम क्या इन्फर करने वाले हैं, इंट्रोड्यूसिंग अ बी कॉलोनी थ्रू मिक्स्ड फार्मिंग सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर रहा है पोलिनेशन को एंड इफेक्टिव पोलिनेशन यहाँ पर हो रही है। सेकेंडली दिस लीड्स टू हायर फ्रूट सेट एंड लोअर प्रीमेच्योर फ्रूट ड्रॉप, यानी कि अच्छा रिजल्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। थर्ड क्या है, द डाटा सपोर्ट्स द हाइपोथेसिस दैट डिक्लाइन इन नेचुरल पोलिनेटर्स इज अ मेजर कॉज ऑफ डिक्लाइनिंग एप्पल यील्ड इन द हिमालय रीजन। तो जो नेचुरल पोलिनेटर, जो वहाँ के विंड्स है, एयर है, या फिर जो वहाँ के नेचुरल जो इंसेक्ट्स है, उनमें रेडिएशन होने के कारण जो है ओवरऑल हमारे पास यहाँ एप्पल का प्रोडक्शन कम हो रहा है। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट क्लेम्स इन ह्यूमंस ओव्यूलेशन हैपेंस ऑन द डे 14 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्रिटिकली एग्जामिन दिस क्लेम एंड स्टेट वेदर द क्लेम इज करेक्ट और नॉट। गिव एट लीस्ट 2 रीजंस फॉर योर आंसर। तो ये जो स्टूडेंट का क्लेम है ये एंटायरली करेक्ट नहीं है। रीजन क्या है, बिकॉज वो बहुत ही ओवर सिंप्लीफाई कर रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल को। देखो जो ये डे 14 है ना, ये कहीं हद तक करेक्ट है जिन फीमेल्स का मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का होता है, बट हमें पता है कि हर एक फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का नहीं होता है। कई फीमेल्स का मेंस्ट्रुअल साइकिल 21 डेज से लेकर 35 डेज तक कंटिन्यू करता है। अगर किसी फीमेल का 21 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो उसकी ओव्यूलेशन जो है डे 7 पर ही हो जाएगी। वहीं पर 35 डे साइकिल में जो ओव्यूलेशन है वो 21 डे पर होने वाली है। सेकेंड रीजन क्या है, इवन इन द सेम इंडिविजुअल जो साइकिल का लेंथ है एंड ओव्यूलेशन डे जो है ये वेरी कर सकता है। डिफरेंट फैक्टर्स जैसे कि स्ट्रेस, इलनेस, सिग्निफिकेंट वेट चेंज, ट्रैवल,
स्लीप डिस्टर्बेंस एंड हार्मोनल इम्बैलेंस, ये सभी जो है ओवुलेशन के टाइम पे यहाँ पर डिस्टर्ब कर सकते हैं। यानी कि अ पर्सन हु यूजुअली ओवुलेट्स एट डे 14, अब वो ओवुलेट कर सकता है, हो सकता है उससे पहले यानी 17 पर या फिर 11 डेट पर ऑफ द सेम मंथ। थर्ड रीजन क्या है? द डे 14 रूल इज बेस्ड ऑन द आइडियलाइज्ड 28 डेज साइकिल, यानी जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है उसमें जो 28 डेज का है, बट हर एक फीमेल की अगर हम बात करें 28 डेज का ही होगा, दैट इज रॉन्ग। So it is a generalized used for educational purpose and approximate family planning. Medical professionals and researchers acknowledge that actual ovulation day is variable and can only be reliable confirmed through methods like tracking basal body temperature, monitoring cervical mucus, and using ovulation predicting kits. तो ये जो 28 डेज का है ये एक अप्रोक्सीमेशन डेट है, हम हर एक फीमेल में इसको एग्जैक्ट डेट नहीं मान सकते, तो हो सकता है वो आगे चला जाए, हो सकता है वो ओवुलेशन डेट उससे पहले आ जाए। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारे 30 क्वेश्चंस यहाँ पर कवर होते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अब मैं मिलता हूँ आपको किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।